जब कभी नया आईपीओ आता है तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि बस भगवान एक अलॉटमेंट दिला दे, बस एक अलॉटमेंट। वहीं कंपनी के फाउंडर बैंक से जुलाई 2025 में 200 करोड़ का लोन लेते हैं एंड खुद की कंपनी अपना स्टेक्स बढ़ा लेते हैं एट वैल्यूएशन ऑफ 8500 करोड़। जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की बारी आती है तो वही फाउंडर अपने शेयर को रिटेल इन्वेस्टर पर डंप कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो फाउंडर है 824 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेते हैं। मतलब खुद के पैसे को 3 महीने में 8 गुना बढ़ा लेते हैं और रिटेल इन्वेस्टर को मिलता है क्या, हर बार की तरह यही एंड सेम मैसेज, यू हैव बीन नॉट अलॉटेड एनी शेयर ऑफ पंप एंड डंप आईपीओ। मतलब खुद की कंपनी में 52 रुपए पर शेयर पे खरीदते हैं और जब आईपीओ लिस्ट होने की बारी आती है तो 402 रुपए पर शेयर पर रिटेल इन्वेस्टर को अपने स्टेक्स को डंप कर देते हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में 260 गुना पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते हैं विद जस्ट अ फ्यू मंथ्स में। वाह क्या आईपीओ, मतलब चश्मा पहनाने वाली कंपनी है, रिटेल इन्वेस्टर को टोपी पहनाने दी। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी का ओएफएस फ्रेश इशू से ज्यादा है। मतलब जो कंपनी खुद को टेक कंपनी कहती है। मजे की बात तो ये है कि आईपीओ आने से जस्ट पहले, एक साल पहले आई कंपनी बिकेम प्रॉफिटेबल एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रॉफिट कम्स फ्रॉम अकाउंटिंग चेंजेस। साल 2024 में टोटल 80 से लेके 90 मेन बोर्ड आईपीओ थे। सभी आईपीओ ने कुल मिलाकर 1,53,000 करोड़ का फंड रेज किया था। लास्ट ईयर जो जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो सारे कहते हैं ये साल 2024 सबसे ज्यादा फंड रेज के द्वारा फंड रेज करने वाली साल रही है, क्योंकि लास्ट ईयर में 2024 में बहुत बड़े नामी ग्रामी आईपीओ लिस्ट हुए थे स्टॉक मार्केट में, जैसे हुंडई का 27,000 करोड़ का, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 10,000 करोड़ का आईपीओ। बट नवंबर 2025 तक ऑलमोस्ट 93 मेन बोर्ड्स आईपीओ आ चुके हैं। इन सारे टोटल आईपीओ ने कुल मिलाकर 1,71,000 करोड़ का फंड रेज किया हुआ है। मतलब इस साल 2025 ने लास्ट ईयर 2024 के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे चश्मा पहनाने वाली कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को टोपी पहना दी। जब भी कोई बड़ा आईपीओ होता है तो उस आईपीओ को लेकर कैसे सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट की जाती है, कैसे बज़ क्रिएट किया जाता है टू गेट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब। किसी भी वैल्यूएशन पर, जो हाई वैल्यूएशन पर जो आईपीओ ला रहे हैं उस वैल्यूएशन पर वो ओवर सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं। एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर हाउ कैन यू अवॉइड जो इतनी आईपीओ जो हाइप की जाती है, उस आईपीओ को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेंसकार्ट कंपनी का ना आईवीआर मार्केट में 25% से ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में लेंसकार्ट के पास ऑलमोस्ट 2700 प्लस स्टोर थे इन इंडियन एंड ओवरसीज को मिला के। लेंसकार्ट का इश्यू साइज 7200 करोड़ था, जिसमें से 2100 करोड़ फ्रेश इशू एंड 5100 करोड़ ओएफएस था। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे या जो एंकर इन्वेस्टर्स थे वो लेंसकार्ट के शेयर से एग्जिट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन हो सकते हैं। उसमें से या तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या कैपिटल शिफ्टिंग करना चाहते हैं, किसी अदर सेक्टर या अदर स्टॉक्स में वो नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। जब 1978 में एचडीएफसी लिमिटेड का जब आईपीओ आया था, उस आईपीओ का इशू साइज 10 करोड़ था एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। मतलब उस कंपनी का जितना भी जो 10 करोड़ कैपिटल उठा रहे थे जो मार्केट से, वो सारा का सारा फ्रेश इशू था, उसमें कोई ओएफएस नहीं था। मतलब जो कंपनी का जो आईपीओ लाने का वो मोटो था वो सिर्फ सिंपल एंड क्लियर नहीं था कि जो 10 करोड़ जो मार्केट से उठा रहे हैं ना, वो या तो पैसे को अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएंगे या नई जॉब क्रिएट करने में लगाएंगे। अब हम थोड़ा सिमिलरिटी चेक करते हैं बिटवीन लेंसकार्ट के आईपीओ और एचडीएफसी लिमिटेड के आईपीओ। एचडीएफसी लिमिटेड का जो फ्रेश इशू था वो, या जो कह लो जो इशू साइज था वो 10 करोड़ था, वो सारा का सारा उसमें फ्रेश इशू था, कोई ओएफएस नहीं था। मतलब ये आईपीओ 1978 में अंडर सब्सक्राइब रहा था। एचडीएफसी लिमिटेड का आईपीओ लाने का मोटो सिर्फ एक ही था कि जो 10 करोड़ जो मार्केट से उठा रहे हैं उससे अपने बिजनेस एक्सपेंशन को बढ़ाएंगे या नई जॉब क्रिएट करेंगे एंड सो ऑन। मतलब एचडीएफसी लिमिटेड के जो एंकर इन्वेस्टर थे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, उन्हें एचडीएफसी लिमिटेड की शेयर ग्रोथ है, जो ग्रोथ है कंपनी को, उस पर भरोसा था, इसलिए कोई भी ओएफएस नहीं था। अभी लेंसकार्ट में 7200 करोड़ का इशू साइज है, उसमें से 2100 करोड़ फ्रेश इशू एंड 5100 करोड़ ओएफएस है। मतलब वही जो लेंसकार्ट के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो एंकर इन्वेस्टर है, वो लेंसकार्ट से एग्जिट लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कह लो, कैपिटल शिफ्टिंग कह लो, या वो किसी सेक्टर या किसी स्टॉक्स में लेंसकार्ट से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। जब किसी भी कंपनी का कोई आईपीओ आता है, अगर उसमें ओएफएस ज्यादा होता है, ऑफर फॉर सेल, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर को बेचना चाहते हैं, जब किसी भी नए आईपीओ में ओएफएस ज्यादा होता है, फ्रेश इशू, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है।
जब लेंसकार्ट के आईपीओ को लिस्ट करने की बारी आई तो आईपीओ की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ रुपए रखी गई एट द पी ऑफ 235 से लेके 240 के बीच में। मतलब फ्यूचर की ₹1 अर्निंग के लिए आज आपको 235 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब शार्क टैंक के जो शार्क हैं, जो पीयूष हैं, इतने बड़े शार्क हैं, जब कोई फाउंडर फंड रेजिंग के लिए उन्हें पिच करता है और वो कहता है मैं 30 से 40 के पी पे आपसे फंड रेज करने के लिए आया हूँ, तो शार्क्स कहते हैं भाई आपकी जो वैल्यूएशन वो बहुत हाई है, आप प्लीज बहुत हाई वैल्यूएशन में पैसे मांग रहे हो, प्लीज लोअर डाउन। और जब खुद की बारी आई तो 237 रुपए के पी पे अपने आईपीओ को लिस्ट कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कहाँ की नाइंसाफी हुई। पीयूष बंसल इतने बड़े शार्क हैं कि खुद की कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3 महीने में ऑलमोस्ट 8 गुना तक बढ़ा लेते हैं। मतलब बैंक से 2025 जुलाई में 200 करोड़ का लोन लिया, अपने पैसे को 52 रुपए पर शेयर पर अपने स्टॉक्स खरीदे या स्टेक्स बढ़ाया, एंड जब आईपीओ लिस्ट करने की बारी आई तो 402 रुपए पर शेयर पर रिटेल इन्वेस्टर को डंप कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में शुद्ध 824 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर हम बात करें कि जितने भी बड़े मेन आईपीओ आते हैं, जो बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, जैसे पेटीएम हुआ, नायका हुआ, मामाअर्थ हुआ, लेंसकार्ट हुआ, बिफोर आईपीओ उनकी इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जाती है, इतना सोशल मीडिया पे इतना क्यों बस क्रिएट किया जाता है, या जो पेड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर उनको पैसे देके वो कितना बस क्रिएट कर देते हैं टू गेट जो जो जिस वैल्यूएशन पे वो आईपीओ को ला रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे जो आईपीओ को ला रहे हैं, टू गेट ओवर सब्सक्राइब। पेटीएम को ना इंडिया फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के नाम पे बेचा गया था। पेटीएम ने खुद को पेमेंट ऐप नहीं बल्कि इंडिया सुपर ऐप, अ मिक्स ऑफ पेपल एंड अमेजन के नाम पे पिच किया गया था। बट इन रियलिटी पेटीएम की वैल्यूएशन बहुत हाई थी, नियरली $20 बिलियन की वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आए। पेटीएम के पास कोई क्लियर पाथ नहीं था टू बिकेम अ प्रॉफिट, एंड फिर वही हुआ जो होना था। आफ्टर लिस्टिंग के बाद पेटीएम का शेयर ऑलमोस्ट 70% तक क्रैश हो चुका था। पेटीएम को लिस्ट हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं, अब तक वो अपने लिस्टिंग गेन जो मतलब जिस प्राइस पे वो लिस्ट हुआ था अब तक उस प्राइस पे तक नहीं पहुंचा भी नहीं अभी तक। नायका को उन्हें गोल्डन चाइल्ड के नाम से बुलाया था, द ओनली प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, बट इन रियलिटी में नायका वाज अ गुड इन बिजनेस बट वैल्यूएशन उसकी बहुत हाई थी। देन उसका करेक्शन तो जाहिर सी बात है। लेंस का लीडिंग टॉपर था आईवीआर मार्केट में, 25% मार्केट पे उसका कब्जा है। उसे एक टाइम टेक कंपनी के नाम से बुलाया जाता है। उसके पास 2700 प्लस स्टोर्स हैं एंड बिकेम प्रॉफिटेबल बिफोर 1 ईयर ऑफ आईपीओ लिस्टिंग। उसका सारा का सारा प्रॉफिट बिकम्स फ्रॉम अकाउंटिंग चेंजेस, बट इन रियलिटी में लेंसकार्ट की वैल्यूएशन बहुत हाई रखी गई, 70,000 करोड़ पर आईपीओ वैल्यू किया गया ड्यूरिंग आईपीओ लिस्टिंग एट द पी ऑफ 237। इसके बाद जीएमपी में ड्रॉप डाउन हुआ, इतने हाई वैल्यूएशन की वजह से जीएमपी में ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड लेंसकार्ट लिस्टेड इन नेगेटिव। एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए जब कभी आप किसी भी आईपीओ कंपनी या कोई आईपीओ आता है? बिफोर इन्वेस्टिंग हाउ कैन यू अवॉइड एंड हाउ व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स यू हैव टू टेकन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ? सबसे पहला स्टेप है चेक एनी फ्रेश एंड ओएफएस। मतलब जब भी कंपनी आईपीओ लिस्ट करती है तो जब कंपनी में सारा फ्रेश इशू आता है तो सिर्फ उसका एक ही मोटो होता है कि जो फ्रेश इशू जो मार्केट से फंड रेज कर रहे हैं उसे खुद अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करेंगे, नई जॉब क्रिएट करने में आएंगे, बहुत सारे अपने स्किल करने में, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टेबल करने में यूज करेंगे। और जहां जिस कंपनी में ओएफएस ज्यादा होता है तो ओएफएस मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को या जो स्टेक्स को एग्जिट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी आईपीओ का ओएफएस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश इशू तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, यू हैव टू अवॉइड। अगर किसी भी कंपनी का ओएफएस ज्यादा है और फ्रेश इशू के मुकाबले तो यू हैव टू अवॉइड दिस आईपीओ। सेकंड, डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट ओवर जीएमपी। जीएमपी का एक ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक ऐसी मार्केट जहां एंटिसिपेट या स्पेकुलेशन लगाई जाती है कि ये आईपीओ पॉजिटिव में लिस्टेड होगा या नेगेटिव में लिस्टेड होगा। आईपीओ की जीएमपी को मैनिपुलेट किया जाता है, मार्केट के मूड पे भी डिपेंड करती है कि क्या आएगा। एंड तीसरा सबसे रीड फंडामेंटल, जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है यू हैव टू रीड उसके प्रॉफिट्स क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, कंपनी का जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है वो हर साल बढ़ रहा है या नहीं, जो कंपनी आईपीओ ला रही है तो उसकी ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है, कंपनी के 1 साल पहले क्या प्रॉफिट थे, कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है, ये सारी चीज आपको देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ। एंड सबसे फोर्थ वन, स्टे अवे फ्रॉम नॉइज। जब कभी ओवर वैल्यूड या जो कभी नामी ग्रामी कंपनी
का आईपीओ आता है, ओवर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन पे आता है तो उसके हाइप क्रिएट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट किए जाते हैं, चारों तरफ बस किया आता है, आपको हर तरफ उसकी कंपनी की मार्केटिंग देखने को मिलेगी टू गेट ओवर सब्सक्राइब। वो नहीं चाहते कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो कंपनी की वैल्यूएशन की तरफ देखा, सिर्फ उन्हें ओवर सब्सक्रिप्शन से मतलब है एट एनी कॉस्ट एट एनी हाई वैल्यूएशन।